बहारों के फूल पार्ट 2। उसका ज़हन साहबनामा में उलझा हुआ था। अब कुछ और पढ़ने के काबिल नहीं था, तो उसने अपना बैग उठाया और स्टडी से बाहर आ गई। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झाँका और फ्रीज हो गई। परियों के देश जैसे बेडरूम उसने सपने में देखे होंगे। उसके पसंदीदा कलर, लाइट ग्रे और सफ़ेद के कॉम्बिनेशन वाली दीवारें और फर्नीचर एक दूसरे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। खिड़की पर लाइट ग्रे पर्दे आसपास थे और खूबसूरती से जालीदार पर्दा खिड़की को ढके हुए था, और खिड़की के चमकते शीशे भी वही हरे भरे बगीचे के ऊंचे घने पेड़ नजर आ रहे थे। उसने बेकाबू होकर अंदर कदम रख दिया। कमरे की बाएं दीवार पर एक पोर्ट्रेट लगा था। एक स्मार्ट सा नौजवान होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, किसी के कमरे में बगैर इजाजत आना बुरी बात है। वह एकदम शर्मा गई। कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट है, जैसे रंग बोल रहे हो। कुछ और कहती हुई आंखों में जिंदगी थी। लग रहा था जैसे नौजवान अभी बोल पड़ेगा। वह गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। अचानक उसकी पीठ पर किसी के खखारने की आवाज आई। अच्छी खासी मर्दाना खकार सुनकर उसे जैसे 440 वाट का करंट लगा हो। वह चौंक कर मुड़ी और मूर्ति बन गई। तस्वीर में मौजूदा नौजवान उसके सामने खड़ा था। बस थोड़ा सा फर्क था। उस नौजवान के बाल कनपटियों पर ग्रे हो चुके थे और होंठ शरारत भरी मुस्कुराहट से सजे थे। अलबत्ता आंखों में हैरत थी। उसकी सांस जहाँ थी वहीं रह गई। जी फरमाइए। उनके लहजे में थोड़ी बेचारी थी। वह नेहा को लग रहा था जैसे उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। ज़बान एकदम अकड़ सी गई और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। आप कौन हैं? अजनबी ने उसको बेहद परेशान होते देखकर नरमी से पूछा। नेहा जुबैर अख्तर, उसने थूक निकलते हुए जवाब दिया। बैठ जाएं। उन्होंने उसकी तरफ पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसका दिल कमरे से छलांग मारकर भाग जाने को चाह रहा था, मगर अजनबी के लहजे में हुक्म था। मैं लाचार बैठ गई। मैं शहरयार हूँ। क्या आप मामा की कोई जानने वाली हैं? उसने साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी, वह मेरी नानू है। मेरा मतलब है कि वह मेरी अम्मी की खाला है। उसने खुद पर थोड़ा काबू पाकर जवाब दिया। अम्मी की खाला? 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 ओह, कहीं तुम अजीजा की बेटी तो नहीं? अजनबी का लहजा एकदम नर्म हो गया। वह आपसे तुम पर आ गया। जी बिल्कुल, वे अस्पताल में है ना। नानू उनके पास है और मैं इधर पढ़ने के लिए आई हूँ, उसने अटक अटक कर बताया। अस्पताल में? खैरियत? क्या हुआ अजीजा को? उन्होंने अम्मा का नाम लेते हुए जानना चाहा। उनका ऑपरेशन हुआ था। अब ठीक है। शायद 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। वह जल्दी से बोली। अच्छा अच्छा, मामा वापस आएंगी तो मैं भी उन्हें देखने जाऊंगा। उन्होंने सर हिलाया। जी अब मैं जाऊं? उसने डरते डरते पूछा। जवाब में उन्होंने थोड़ी हैरत से उसे देखा। हाँ हाँ जाओ। वैसे कोई चीज़ चाहिए थी तुम्हें? नहीं, मैं तो यहाँ स्टडी में पढ़ रही थी। बाहर निकली तो आपका कमरा नज़र आया। यह कलर मेरा फेवरेट है। आपका कमरा भी बहुत खूबसूरत है। मैं उसे देखने रुक गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप अंदर हैं। उसका दिमाग अपनी जगह पर आ चुका था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, यह मेरा भी पसंदीदा रंग है। तुम्हें अच्छा लगा मेरा कमरा? पहली बार वह मुस्कुराया। जी बहुत ज़्यादा। आपका पूरा घर ही बहुत खूबसूरत है। वह भी मुस्कुराई। थैंक यू। उन्होंने सर हिलाया। नज़मा खातून अपना भारी वजन संभाले सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हांफती कांपती उसके सामने थी। बेटा आप यहाँ हैं? नीचे ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है। जी आंटी चले। वह फौरन उठ खड़ी हुई, फिर सहयार की तरफ देखकर बोली, अल्लाह हाफिज। पूरे 10 दिन बाद आए हैं शहरयार मियाँ। अहमदाबाद गए हुए थे। फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ। एक फैक्ट्री मुंबई में है तो एक कानपुर में है। अब यह एक और। इतनी दौलत, इतना बड़ा घर किस काम का? शादी शादी ही नहीं करते। आपने देखा कितने अच्छे लगते हैं। 100 लड़कियां औरतें मरती होंगी इन पर। सही वक्त पर शादी कर लेते तो आज आपकी उम्र से थोड़े छोटे बच्चे होते इनके। आपकी अम्मा की हम उम्र हैं, शायद 6-8 महीने छोटे होंगे। अब देखें, अजीजा बीवी के बच्चे जवान हैं।
جواب میں شہریار نے یہ اللہ حافظ کہا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نظمہ خاتون اسے بتانے لگی۔ وہ بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ ڈرائیور وے میں ڈرائیو گاڑی کے ساتھ ساودھان کھڑا تھا۔ اچھا آنٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی پہ بیٹھ گئی۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، کل ضرور آنا، تمہارا آنا اچھا لگتا ہے، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسپتال پہنچی تو اماں اور نانو نے مسکرا کر سواگت کیا۔ پڑھائی بیٹی؟ اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں، اس نے نگاہیں چرائی۔ شہریار ماموں سے ملاقات ہوئی؟ نانو کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ جی نانو، وہ اپنی گھبراہٹ چھپا کر بولی۔ آج اچانک ہی پہنچ گئے ہیں صاحبزادے، نظمہ نے مجھے فون کر کے بتایا، ابھی میری بات نہیں ہوئی ہے اس سے، اب گھر جا کر ملاقات کروں گی۔ نانو مسکرائی۔ خالہ، اب آپ جائیں، بیٹے سے ملیں۔ میں نے ٹھیک ٹھاک تنگ کیا آپ کو؟ اماں نے ان کا ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا۔ وہ اماں کے بازو پر رکھے ان کے بیڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، تنگ کیا کرنا، سگی خالہ ہوں تمہاری۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کی مصروفیت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، ملاقات نہیں ہوتی، تو کیا خون کا رشتہ تو خونی کا ہوتا ہے نا۔ ایسے وقت میں اپنے نہ کام آئیں گے تو کون آئے گا؟ صفیہ خالہ نے اماں کو ڈانٹا۔ اب میں چلتی ہوں، کل اپنے وقت پر آؤں گی، انہوں نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے خالہ، کل آپ شہریار کے ساتھ وقت گزاریں، نہ جانے کتنے دنوں کے لیے آیا ہے، یہ نہ ہو کہ دوبارہ بیگ اٹھائے اور کہیں نکل جائے۔ اماں جلدی سے بولی۔ نہ بھائی نہ، آپ ڈیوٹی سنبھالی ہے تو پوری بھی کروں گی، کل بھی آؤں گی اور پرسوں بھی، پھر تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ انہوں نے اماں کا ماتھا چوما اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اماں بالکل انہی کی طرح تھی، شکل میں بھی اور مزاج میں بھی۔ دونوں بہنوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ اللہ انہیں زندگی دے، جب بھی دیکھتی ہوں ماں کی بہت یاد آتی ہے، خاص طور پر ایسی مشکل گھڑی میں۔ ان کے باہر جانے کے بعد اماں حضرت سے بولی۔ وہ ماں کے پاس آ کر ان کا سر سہلانے لگی۔ بہت پیار کرتی ہیں آپ سے؟ ہاں، اور آج عالیہ بھی آئی تھی مجھے دیکھنے۔ اماں مسکرائی۔ عالیہ خالہ آپ کی ہم عمر ہے نا؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، میری عمر کے تو شہریار ہیں۔ میری امی کی یہاں نجہت بازی ہوئی، پھر 2 سال بعد میں پیدا ہوئی، اس سے کچھ مہینے پہلے صفیہ خالہ کی شادی ہوئی اور میری پیدائش کے کچھ مہینے بعد شہریار پیدا ہوئے، پھر سکندر اور سب سے چھوٹی ہے عالیہ۔ اماں نے جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتایا۔ ہمارے ایک ماموں بھی تھے، سب سے چھوٹے، وہ اپنے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اماں اب بیتے وقت میں پہنچ چکی تھی اور اس کا کام تھا اماں کی یادوں میں اس کا ساتھ دینا۔ میں اماں کے بیڈ کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور ان کا سر کے ساتھ اپنا سر رکھ لیا۔ تھک گئی ہو؟ اماں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں سب کے بارے میں، بہت مزہ آتا ہوگا جب آپ بچپن میں آپ سب لوگ ایک ساتھ کھیلتے ہوں گے۔ آپ کی خالہ کا گھر تو بہت بڑا ہے، پورا محل ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو خالو ابا نام کے نواب تھوڑی تھے؟ ارے وہ نسل میں نواب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، شان و شوکت والا خاندان تھا ان کا۔ ہماری اماں کی پھپھو بیاہ کر گئی تھی اس خاندان میں، جھٹ اپنی بھتیجی یعنی صفیہ خالہ کو لے گئی، ورنہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ نواب خالو کے انتقال کے بعد سب شہریار ہی سنبھالتے ہیں اور خوب سنبھالتے ہیں۔ اماں نے ڈیٹیل بتائی۔ آپ کو پتہ ہے انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اتنا بڑا سا تو ان کا اسٹڈی روم ہے اور اس میں بے شمار کتابیں ہیں۔ سچ اماں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں روز جاؤں اور ساری کتابیں پڑھ ڈالوں، وہ بے صبری سے بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، بچپن سے ہی کتابی کیڑا رہا ہے وہ۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی خوش قسمت نکلا، پہلے ہندوستان میں، پھر باہر جا کر نہ جانے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی ہیں شہریار نے۔ اماں نے تفصیل بتائی۔ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ اتنے تو بڑے ہو گئے ہیں، نیہا نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں کون آئیڈیل ہے جو ابھی تک مل نہیں پایا اسے، اماں اپنی جھونک میں کہہ گئی، پھر سنبھل کر بولی۔ لڑکی، خیال رکھنا، وہ میرا بھائی ہے اور رشتے میں تمہارے ماموں ہوئے، یہ نہ ہو کہ قریت کے معلومات حاصل کرو پھر اس بیچارے کو کزن سمجھ کر چھیڑنا شروع کر دو۔ اماں کے سمجھانے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں بھلا کیوں چھیڑنے لگی اماں؟ میری کون سی ان سے گپ سپ ہوئی ہے؟ میں تو بس ویسے ہی، میں گھبرا کر بولی۔ لڑکے لڑکیوں کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس مناسب وقت پر
پکڑ کر ان کے ہاتھ پیلے کر دے، ورنہ ان کے حال پر چھوڑ دینے سے ایسی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور بیچاری صفیہ خالہ اب کتنی پریشان ہے۔ شہریار کی طرف سے اماں نے افسوس کا اظہار کیا۔ دروازے پر ناک ہوئی تو بابا پھپھو کو لیے اندر آئے۔ دعا سلام کے بعد بابا ان سے پوچھنے لگے، تیاری کیسی ہوئی آج؟ اچھی ہو گئی بابا، وہ ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولی۔ شکر ہے مالک کا جس نے ساری مشکلیں حل کر دی اور عزیزہ کو صحت بھی عطا کی۔ بابا شکر گزاری بھری لہجے میں بولے، تہمینہ آپا، آپ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں اور ہمارا گھر سنبھال لیا، آپ کا یہ احسان تو میں اتار ہی نہیں سکتی۔ اماں مسکرائی۔ آپ نے احسان کی کیا بات کرتی ہیں؟ میرا کون سا 10-15 لوگوں کا خاندان ہے، ایک میاں اور ایک ہی بیٹا، اور بیٹے صاحب خود ہی اسی شہر میں آنے والے ہیں، کام لگ گیا ہے ان کا یہاں۔ مجھے تو اب گھر بار سے فارغ ہی سمجھو۔ تہمینہ پھپھو مسکرائی۔ پھر بھی آپا، آپ کے آنے سے ہم سب کو بہت حوصلہ ملا ہے۔ خیر اب تو 1-2 دن میں چھٹی ہو جائے گی۔ بابا بھی مسکرائے۔ شکر ہے اسپتال سے جان چھوٹے گی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اسپتال سے جان چھوٹ جائے گی مطلب اب میں اور نواب ہاؤس نہیں جا پاؤں گی۔ نیہا نے سوچا، گھر سنبھالنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ جمے جمائے دکھنے والے گھر کے کونوں کونوں خدروں اور بے شمار کام چھپے ہوتے ہیں جن کو صرف ایک گھریلو عورت ہی سنبھال سکتی ہے۔ اس سچائی کا راز اس پر اماں کے اسپتال جانے کے بعد کھلا، جبکہ تہمینہ پھپھو نے ذمہ داری کا بڑا حصہ سنبھال رکھا تھا، مگر پھر بھی بے شمار چھوٹے موٹے بکیڑے اس کے حصے میں آ گئے تھے۔ اف اماں، آپ کتنا کام کرتی ہیں، وہ بھی اس خاموشی سے ہی پتہ نہیں چلتا۔ اس نے بابا اور آذر کے کپڑے ہینگ کیے اور ناشتے کی تیاری کرتے ہوئے سوچا، ان دونوں کا ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر اسے جلدی جلدی تیار ہو کر اس کے ساتھ ہی آ جانا تھا۔ بابا آذر کو اسکول چھوڑتے ہوئے اسے اسپتال ڈراپ کرتے تھے۔ وہ وہاں پہنچ کر تہمینہ پھپھو کو گھر بھیج دیتی تھی۔ 11 بجے تک صفیہ خالہ آتی تھی۔ آج ان کے گھر جانے کا خیال خواہ ان کے ہاتھ پیر کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ آج میں نہیں جاؤں گی، اس نے خود ہی فیصلہ کیا۔ لیکن صفیہ خالہ کے پہنچنے کے بعد اس کا فیصلہ ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوا۔ اماں کی حالت بہت اچھی تھی۔ اس نے محبت سے اماں کا ماتھا چوما۔ اسپتال میں کسی کے داخل ہونے اور بیمار ہونے کا خیال دکھ دائق سہی، مگر اسپتال آنے کے بعد بیماریوں سے چھٹکارا پا کر مریض جب اچھا ہونے لگتا ہے اور اس کے چہرے کی لالی اور آنکھوں کی چمک واپس آنے لگتی ہے تو یہی جگہ امیدوں اور خوشیوں کی منزل بھی بن جاتی ہے۔ وہ اماں کو گھر کی اور اماں کو اس کی اسپتال کی باتیں بتاتی رہتی، یہاں تک کہ صفیہ خالہ لدی پھلی پہنچ گئیں۔ ڈرائیور سارا سامان کمرے میں رکھ کر چلا گیا۔ اماں ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ خالہ آپ روز اتنا ساری چیزیں کیوں لے کر آتی ہیں؟ اماں کو گھر کے کھانے کی اجازت ڈاکٹر سے مل گئی تھی۔ خالہ کو اس بہانے ڈھیروں سامان اٹھانے کا موقع مل گیا۔ کہاں اتنی چیزیں ہیں، تھوڑی بہت ہی تو ہیں۔ میں مسکرائی اور چلو بھائی سنبھالو اپنی کتابیں اور روانہ ہو جاؤ۔ اب انہوں نے نیہا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے جتنے بہانے سوچ رکھے تھے سب اچانک ذہن سے نکل گئے۔ وہ چپ چاپ کتابیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ شاید وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں نہ ہی جانا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پر نہ ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ آج تو پڑھنا ضروری ہے، صرف 12 دنوں کے بعد ہی پہلا پیپر ہے۔ اس بار اس نے ذہن کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا، اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سامنے ہی شہریار کھڑے شیلف سے کچھ کتابیں نکال رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تھوڑا چونکے، پھر مسکرائے اور بولے، آؤ، اور رک کیوں گئی؟ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے چور نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ وہ لائٹ گرے شلوار قمیض پہنے تھے۔ ان کی ہائٹ اچھی تھی اور جسم کثرتی۔ کنپٹیوں پر ہلکے ہلکے سفید بال ان کی شخصیت میں اور چار چاند لگا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹ واچ کلائی پر پہنی ہوئی تھی۔ نیہا نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ اس کا لباس بالکل اسی رنگ کا تھا اور یہ اس کا پسندیدہ کلر تھا، اور اتفاقی تھا کہ اس نے بھی ریسٹ واچ داہنی کلائی پر ہی باندھی ہوئی تھی۔ وہ الٹے ہاتھ سے لکھتی تھی اور اس نے دیکھا شہریار بھی بائیں ہاتھ سے قلم تھامے کسی پیپر پر کچھ نوٹ کر رہے تھے۔ سب چیزوں کا میچ ہو جانا صرف اتفاق تھا۔ وہ سانس روکے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاں اب کہو کیسی ہو؟ شہریار اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ اور تمہاری اماں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کل رات میں انہیں دیکھنے گیا تھا، شاید پرسوں تک چھٹی ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کے نزدیک آ کر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی، وہ تھوڑی نروس ہو گئی۔ تیاری کیسی ہو رہی ہے تمہاری ایگزام کی؟
इस बार उन्होंने सीधा उसकी आंखों में झांका। अच्छी, उसने छोटा सा जवाब दिया। जब मैं इंटर का इम्तिहान दे रहा था तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहा हूँ। फिर जब मैंने एमबीए किया, वह मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया। क्या तुम क्या करोगी इंटर के बाद? उन्होंने पूछा। मुझे डॉक्टर बनना है। वह पहली बार मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ जैसे शहरयार चौंके हों, मगर फौरन ही वह नॉर्मल हो गए। ओह, अच्छा आइडिया है। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। उसे भी बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था और मुझे बाबा का बिजनेस संभालना था। वरना सच पूछो तो शायद मुझे भी डॉक्टर बनना इस काम से ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने चुपके से बताया। वह फिर मुस्कुराई। वैसे यह भी मुमकिन था कि मैं शायर बन जाता। इंटर तक मैंने बड़ी शायरी की है। वह मुस्कुराए तो उनके खूबसूरत चमकीले दांत नजर आ गए। अच्छा, उसने हैरत हुई। यह काम तो वह भी पूरे शौक से किया करती थी। अचानक बाहर बादलों की गरजने की आवाज उभरी। वह दोनों चौंक उठे। सुबह जब नेहा यहाँ आई थी तो चमकीली धूप निकली हुई थी। शहरयार ने उठकर खिड़कियों पर से भारी पर्दे हटाए। बाहर का मंजर बदल चुका था। अब बाहर दिलकश नजारा मौजूद था। आसमान पर गहरे बादल छा चुके थे। मस्त हवा के झोंके बारिश मस्त हवा के झोंकों के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बेकरार होकर खिड़की के पास आ गई। मुझे बारिश बहुत पसंद है, वह खुश होते हुए बोली। मुझे भी। शहरयार की निगाहें खुले आसमान में भटक रही थी। मुझे तो बर्फबारी भी पसंद है, मगर वह हर जगह नहीं होती। वह मुंह बनाकर बोली। एक दफा तो एक दफा ये 2-3 साल पहले की बात है। हम लोग पप्पो के यहाँ गए हुए थे। फिर वहां से शिमला भी गए। हमारे जाने के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी के यादगार दिन थे। वह उन दिनों की याद में हो सी गई। कितना अच्छा लगता है ना, जब हर एक चीज बर्फ की चादर सफेद चादर ओढ़ लेती है। पहाड़ और सारे पेड़ बर्फ में छुपकर एक रंग के हो जाते हैं। बादलों से ढका हुआ आसमान एकदम जमीन पर उतर आता है। बाहर बर्फ खेल कर जब वह घर के अंदर दाखिल हो और आप अपने लॉन्ग बूट उतारे, फिर मफलर और टोपी और उसके बाद दस्ताने भी, दहकते हुए आतिशदान के पास बैठकर अपने ठंडे होते हुए हाथों को तापें, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिए, वही कुर्सी पर बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़े। कितना मजा आता है। वह बेपनाह एक्साइटेड हो गई। शहरयार की निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। बादल खूब जोर से गरजे और बारिश तेज हो गई। बर्फबारी नहीं है तो खैर है, बारिश भी तो अच्छी होती है ना। शहरयार की आवाज के साथ साथ उनका लहजा भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ज्यादा। उसने साथ खिड़की से बाहर हाथ निकाल दिए। बारिश की बूंदें उसकी हथेली को भिगोने लगी। बादल एक बार फिर जोर से गरजे और बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। वह जैसे एकदम अपने हवासों में आई। बारिश ने तो जैसे उसे होशो हवास से बेगाना कर दिया था। उसने घबरा कर दोनों हाथ अंदर खींच लिए। घबराओ नहीं, अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा। शहरयार उससे 2 कदम पीछे हट गए, फिर एकदम मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। वह खामोखा शर्मिंदा हो गई। नीचे से जनरेटर ऑन होने की आवाज आई। अब पूरा कमरा फिर से जगमगा उठा। बारिश तेज हो गई थी। बिजली की कड़क और चमक ने समा बांधा हुआ था। वह वहीं खड़ी बूंदों से खेलती रही। दिल तो चाह रहा था नीचे लॉन में दौड़ जाए और बारिश में खूब नहाए, मगर वह अपने घर में नहीं थी, तो खुद पर बंद बांधे वहीं खड़ी रही। दरवाजा खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा। शहरयार हाथों में कॉफी के 2 मग थामे खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने सोचा तुम्हारी एक ख्वाहिश तो मैं भी पूरी कर सकता हूँ, उन्होंने टेबल पर रखते हुए कहा। वह हैरान रह गई। उस वक्त उसका दिल कॉफी पीने को चाह रहा था। आओ, सोच क्या रही हो? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया। वह धीरे धीरे चलती हुई उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें इस बारिश की खासियत का पता है? उन्होंने कॉफी का पहला सिप लेते हुए सवाल किया। उसने उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखते हुए नहीं में सिर हिलाया। ये बादल अब्र नीचा कहलाते हैं। मौसम बहार खासकर 31 मार्च के 2-3 हफ्ते बाद होने वाली इस बारिश में यह खासियत होती है कि जब इसके कतरे सीप के पेट में जाते हैं तो सच्चा मोती बनते हैं। पानी की हर बूंद में यह ताकत नहीं होती, सिर्फ इन्हीं दिनों की बारिश की बूंदों में अल्लाह पाक ने यह खूबी रखी है। बहुत खास होती है ये बारिश। वैसे तो बारिश ऊपर वाले की रहमत ही है। इसके अलावा इन बूंदों में से कई बीमारियों का इलाज भी है। वह उसे मालूमात देते हुए मुस्कुराए। जवाब में वह भी मुस्कुराई। कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। जब ही उसने पूछा, ये कॉफी आपने खुद बनाई है? कैसी है, पहले ये बताओ। उनका लहजा चंचल हो गया। बहुत अच्छी है, उसने मान लिया।
मुझे सिर्फ काफ़ी बनानी आती है, घर का और काम मैं नहीं जानता। उन्होंने बताया, जब मैं अपने घर में होता हूँ तो दिल भर कर किताबें पढ़ता हूँ और पेट भर के कॉफ़ी पीता हूँ। उन्होंने कॉफ़ी खत्म करके मग टेबल पर रखा। आप फिर चले जाएंगे? उसने एकदम पूछा। हाँ, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे शहरों शहरों घूमना पड़ता है। बाबा के बिजनेस एम्पायर का हेड ऑफिस यहाँ है और दूसरे शहरों में फैक्ट्रीज हैं। बस आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कंधे उचकाए। आप इतने बिजी रहते हैं, आपकी फील्ड भी इतनी बोरिंग है, फिर भी आपको किताबें पढ़ने और जमा करने का इतना शौक है। उसके चेहरे में आई हैरत ने जबान दे दी। बिजी रहना अपनी जगह है, अच्छी किताब से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। यह साथ तो बहुत पुराना है। वह मुस्कुराए। किताबों को दोस्त बनाकर आप मुतमईन हो गए, इसलिए शादी नहीं की। गलत वक्त पर, यह नामुनासिब सवाल और गलत जगह पर। उसने घबरा कर दांतों तले जबान दबा ली, मगर तीन कमान से निकल चुका था। उसने पंखियों से शहरयार की तरफ देखा। तुम्हारी उम्र कितनी है? वह मुस्कुरा रहे थे। 18 साल। अगस्त में पूरी 19 की हो जाऊंगी। वह हैरान हुई। मेरी उम्र 40 बरस है। तुम्हारी अम्मा की उम्र का हूँ लगभग। क्या यह सवाल तुम्हें मुझसे करना चाहिए? उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा। सॉरी, वो झेप कर बोली। अब तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो, मैं चलता हूँ। वह खड़े होकर बोले और कमरे से निकल गए। नेहा को लगा जैसे उनके जाते ही हर चीज बेजान हो गई है। वह अपनी बदलती हुई हालत से डर गई। बाहर बारिश रुक गई। अचानक शुरू होने वाली बारिश अचानक ही थमी थी। उसकी आंखें डुबडुबोने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वह बाहर जाए और शहरयार को पकड़कर वापस ले आए और अपने सामने लाकर बिठा दे, लेकिन ये मुमकिन कब था? शहरयार के जाते ही उसका दिल हर चीज से चाट हो गया। वह मुर्दा दिली से उठी और दोबारा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश के बाद हर चीज निखर कर साफ सुथरी हो गई थी। नीले अंबर पर सफेद सफेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे और सूरज बादलों की ओट से झांकने को बेताब था। ड्राइवे पर गाड़ी के साथ ड्राइवर तैयार खड़ा था। उसने शहरयार को गाड़ी के पास जाते हुए देखा। वह डार्क ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए थे, शायद वहीं जा रहे थे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और शहरयार उसमें बैठने लगे। बैठने से पहले उन्होंने नजरें उठाकर ऊपर देखा। वह अपनी जगह सुन्न हो गई। उन्होंने हाथ उठाकर उसे बाय बाय किया। शायद मुस्कुराए भी थे। वह थोड़ी शर्मा गई। जवाब में उसने भी हाथ हिला दिया। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकाल ले गया। चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। एक हल्की सी मुस्कुराहट नेहा के होठों पर दौड़ गई। बेटा, आप पढ़ रही हैं? दरवाजे पर दस्तक हुई और नजमा खातून अंदर दाखिल हुई। जी आंटी। उसने घबरा कर जल्दी से मेज पर पड़ी किताबें उठा ली। ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद आकर खाना लग जाएगा तो आकर नीचे खा लेना। उन्होंने सिर हिलाया। आप कहीं जा रही हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, असल में आज शहर मियाँ की अलमारियों की सफाई करनी है। पुराने कपड़े अलग होने हैं, कुछ सूट हैं जो ड्राई क्लीन करवाने हैं और बहुत सारे काम हैं। शहर मियाँ बताकर गए हैं, तो अब ये सारे काम मैं अफ़सा को लेकर निपटाने जा रही हूँ। 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। सोचा आपको बता दूँ, कहीं मैं भूल जाऊँ और आप भूखी प्यासी बैठी रहें। वह कहते हुए बाहर निकल गई। उनके निकलने से पहले ही अफ़सा वहाँ पर मौजूद थी। अफ़सा ऊपर के काम करने वाली औरत थी जो साफ सफाई का काम करती थी। बाजी, मेरा शौहर आ गया है मुझे लेने के वास्ते। फिर बेचारगी से बोली। तुम्हारा शौहर आज इतनी जल्दी क्यों आ गया है भाई? नजमा खातून हैरानी से बोली। वह जी, मेरी सास बाथरूम में गिरकर हड्डी हड्डी तुड़वा बैठी है, मुझे जाना पड़ेगा। वह बेबसी से बोली। आज तो नजमा खातून कुछ कहते कहते रुक गई, फिर सर पर हाथ मारकर बोली। जाओ भाई जाओ, तुम जाओ, अकेली ही मैं ही कर लूंगी। मैं अफ़सा के पीछे पीछे कमरे से निकल गई। नेहा ने थोड़ी देर सोचा, फिर अगले ही मिनट में वह शहरयार के कमरे में थी। नजमा खातून अलमारी खोले खड़ी थी। उसे देखकर चौंकी। मैंने सोचा शायद आप अकेली होंगी, आपको मेरी मदद की जरूरत हो। उसने करीब आकर कहा। जीती रहो बेटा, वाकई मुझे किसी की मदद की जरूरत तो है, मगर तुम्हारी पढ़ाई। उन्होंने उसकी पढ़ाई के बारे में सोचकर कहा। कोई बात नहीं, मुझे बताएं अगर कोई काम हो तो। अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलमारी खुली हुई थी और उसमें शहरयार के कई सूट लटके। सबसे पहले ये दाई तरफ वाले 5 सूट निकाल देना, अब ये इस्तेमाल नहीं होंगे, और उसके साथ वाले लॉन्ड्री भेजने हैं ड्राई क्लीन के लिए। उन्होंने उसे समझाया। नेहा आगे बढ़कर सूट अलग करने लगी। अलमारी में शहरयार की परफ्यूम की महक फैली हुई थी, वही खुशबू जो उनके पास से आती थी। नेहा को वह खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। अलमारी का काम पूरा होने के बाद दरवाजों की बारी आई। नजमा खातून ने नौकर को बुलाकर सारा सामान कमरे से
बाहर निकलवाया, बिस्तर की चादर बदली। नेहा को कोई ख्याल आया, वह बाहर लॉन में निकली। बारिश से हर चीज धुल कर निखर गई थी। रंग बिरंगे तरोताजा फूल क्यारियों में खिलकर खुशबू बिखेर रहे थे। उसने एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाकर कमरे में रखे हुए गुलदान में सजा दिया। जीती रहो बेटा, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। नजमा नेहा की तरफ देख कर मुस्कुराई। वह कमरे से बाहर निकलने लगी। नेहा उनके पीछे निकलते हुए एक नज़र शहरयार के पोर्ट्रेट पर डालना नहीं भूली थी। उसे लगा जैसे शहरयार मुस्कुरा रहे हों। नेहा को दिल में उठने वाली यह नई लहर उसे अनदेखी दुनिया की तरफ धीरे धीरे लिए जा रही थी। उसके होठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। यह नया एहसास उसके लिए बहुत खूबसूरत था। आज का दिन भी गुजर चुका था, अब उसे वापस जाना था। आज अम्मा का अस्पताल में आखिरी दिन था। उनकी हालत अच्छी देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। वह सुबह बाबा के साथ अस्पताल पहुंची। फुप्पो सामान बांधे बैठी थी। फालतू सामान में मैं भी अपने सारा साथ ले जाती हूँ, 4 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। उस वक्त जो सामान रह गया है ले आना, पप्पो ने उसे देखकर समझाया। ठीक है पप्पो, उसने सर हिलाया। अच्छा भाई मैं चली, अब घर जाकर तुम्हारे वेलकम की भी तैयारी तो करनी है। पप्पो ने अम्मा को गले लगाकर प्यार करते हुए कहा। इस रिश्ते के हवाले से बहुत सी बेतुकी और गलत बातें तो दुनिया में मशहूर हैं, मगर कहीं ना कहीं अच्छा भी तो होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। नेहा ने नंद भावच की मोहब्बत को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसने अपने ननिहाल में बहुत कम लोगों को पाया था। नाना नानी तो थे नहीं, बस एक ही खाला थी, वह भी बहुत दूर। ददियाल थोड़ा बड़ा था। उसे याद था कि बचपन में उनके घर में बड़ी रौनक जमा करती थी। दादा दादी उनके साथ ही रहते थे। तहमीना और अजमीना फुप्पो की शादियां उनके खलेरे भाइयों के साथ एक ही घर में हुई थी और वह दोनों दिल्ली चली गई थी। वकार चचा तो पढ़ाई के बाद सऊदी चले गए। अम्मा ने अब्बा की बहनों का मैका और भाई का घर आबाद रखा था। सारे पंछी उड़ान भरने के बावजूद जब कभी भी लौटकर आते तो अम्मा और बाबा बाहें फैलाकर सबका वेलकम करने के लिए तैयार रहते। रिश्ते हमेशा कुर्बानियों और मोहब्बत से ही मजबूत रहते हैं। अम्मा आपको कुछ चाहिए? उसने फुप्पो और बाबा के जाने के बाद माँ से पूछा। मेरे सर में अच्छी तरह तेल लगाकर मालिश कर दो, आज सर कुछ भारी हो रहा है, अम्मा ने जवाब दिया। वह अम्मा के सर की मालिश करने लगी और सफिया खाला कमरे में आई। अरे खाला, आपने आज क्यों तकलीफ की? आज तो छुट्टी होने वाली है। सलाम दुआ से फारिग होकर अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। इसमें तकलीफ कौन सी बेटा, अब तुम काफी बेहतर हो। आज घर भी चली जाओगी, फिर न जाने मैं वहां आ सकूं या ना आ सकूं। बहुत दूर है ना तुम्हारा घर, और यह जगह मुझसे बहुत करीब है मेरे घर के। मैंने सोचा एक दिन अपनी बेटी के साथ और गुजार लूं। मोहब्बत है आपकी खाला। अम्मा उनका शुक्रिया अदा करने लगी। चलो भाई, तुम रवाना हो जाओ, अपने काम से लगो। सफिया खाला उसे देखकर बोली। आज जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बाबा 3:30 तक आने का कह गए हैं। अम्मा ने उसे किताबें समेट कर निकलते हुए देखकर कहा। जी अम्मा, वह धीरे से बोली।